इंडिया के कानून ऐसे हैं जो हर क्राइम को रोकने और हर सिटीजन को सेफ रखने के लिए बने हैं। और आज समझते हैं कैसे। वेलकम गाइस टू न्याय नेस्ट लीगल स्टडीज मेड इजी। तो आज मैं लेके आई हूँ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया पे डिटेल वीडियो, जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 पूरी कवर होगी। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही साथ बोर्ड के केस बेस्ड क्वेश्चन जो हर बारी आते हैं और शायद इस बार भी आ जाए, वो भी हम साथ में करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, क्रिमिनल लॉज इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है क्राइम क्या होता है। और इसकी हर पर्सन हर डेफिनेशन देगा, लेकिन सबसे बेसिक डेफिनेशन जो हम लेके चलते हैं वो ये है कि क्राइम इज समथिंग जो कि अनलॉफुल एक्ट है। कोई भी लॉ, देखो एक होता है लॉफुल एक्ट कि एक कंट्री में आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, राइट, और एक होता है अनलॉफुल एक्ट। तो क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट, और वो ऐसा एक्ट होता है जो कि पनिशेबल होता है बाय द गवर्नमेंट, पनिशेबल होता है बाय द लॉ, या फिर पनिशेबल होता है बाय द स्टेट। ठीक है, तो क्राइम यानी कि ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट है और उस पे आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब देखो, क्राइम की ना कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछो आपको डेफिनेशन, तो सबको कुछ ना कुछ एक यूनिवर्सल डेफिनेशन उसकी पता होगी, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइम, उसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से हर देश में अलग अलग डेफिनेशन है। हर देश में चोरी की डेफिनेशन, थेफ्ट की डेफिनेशन अलग अलग है, कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन अलग अलग है, राइट। सो डिफरेंट countries provide legal या statutory definitions for unlawful activities। अब देखो, जो डेफिनेशन इंडिया में थेफ्ट की होगी या मर्डर की होगी, हो सकता है कि वही सेम कॉन्सेप्ट जो मर्डर का या थेफ्ट का है बाहर की कंट्री में, उसे अलग तरीके से डिफाइन करा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है क्राइम, और इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन या एक डेफिनेशन नहीं होती है, राइट। सो अगर एक लॉ, अब देखो क्रिमिनल लॉ में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि क्राइम इज समथिंग जो कि अनलॉफुल एक्ट होता है और वो पनिशेबल बाय द स्टेट होता है। लेकिन ऐसा एक्ट हो सकता है जो अनलॉफुल हो, लेकिन व्हाट इफ अगर वो पनिशेबल बाय स्टेट ना हो। सपोज ए एक पर्सन है और वो कोई क्राइम करता है जो कि नॉट क्राइम बट एक अनलॉफुल एक्ट करता है, बट वो पनिशेबल बाय स्टेट नहीं है, तो क्या वो क्राइम होगा? नहीं। सो अगर एक क्राइम की डेफिनेशन दे तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ क्राइम। देखो यार, एक चीज जो हम पढ़ते आए और 11th में भी आपने पढ़ी होगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल लॉ, राइट, तो सिविल लॉ का जो इम्पैक्ट होता है वो इंडिविजुअल्स के बेसिस पे होता है। या कोई सिविल केस हो गया मैरिज के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में है, तो वो कन्फाइंड रहते हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइम, तो क्राइम इज नॉट जस्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर कोई भी क्राइम होता है तो आप लोग देखेंगे कि हर, देखो न्यूज़पेपर जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता है कि हर दिन कोई ना कोई क्राइम को की न्यूज हमें देखने को मिल जाती है, विच इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। बट क्राइम जो है इट इज नॉट जस्ट अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन, रादर इट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी। हमारी होल सोसाइटी का सिनेरियो जो है वो डिपिक्ट करती है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ क्राइम, जब हम क्राइम के इफेक्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को हर्ट नहीं करती है, बट ये पूरी स्टेट, पूरी कंट्री को हर्ट करती है, उसको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। एंड सच एक्ट्स आर फॉरबिडन एंड कैरी पनिशमेंट अंडर लॉ। और ऐसे एक्ट जो अनलॉफुल है और पनिशेबल बाय द स्टेट है, उसी को हम क्राइम बोलते हैं। अब क्रिमिनल लॉ क्या है? तो बेसिकली क्राइम की तो डेफिनेशन हमने देख ली, बट क्रिमिनल लॉ जो है बॉडी ऑफ लॉज है, यानी इन क्राइम पे कौन कौन से लॉज अप्लाई होंगे, उनकी क्या पनिशमेंट होगी, वो हमें बताता है क्रिमिनल लॉ, ठीक है। लॉज दैट डील विद द पनिशमेंट फॉर क्राइम, अगर क्राइम हो रहा है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, वो बॉडी ऑफ लॉज को क्रिमिनल लॉ कहते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना, ठीक है। तो अभी हमने क्राइम और क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा। अब अगला चीज जो हम पढ़ते हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये सीबीएसई बोर्ड ने पहले बहुत टाइम पहले पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आजकल सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया क्योंकि डायरेक्ट है, सब बच्चे करके जाते हैं, तो एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें क्रिमिनल लॉ चाहिए क्यों? देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रेट्रीब्यूशन। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है दैट बैलेंसिंग द रॉन्ग, आई फॉर एन आई, बोलते ना आई फॉर एन आई, कि यार अगर किसी पर्सन ने गलत करा है, किसी पर्सन ने क्राइम करा है, तो ये जरूरी है कि उसके एक्ट को बैलेंस करा जाए, उसे पनिशमेंट दी जाए ताकि उसे वो चीज रियलाइज हो कि उसने गलत करा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग द रॉन्ग। दूसरा होता है डेटरेंस। देखो, डेटरेंस का मतलब होता है टू डिस्करेज क्राइम इन फ्यूचर। अब सपोज करो किसी ने कोई क्राइम करा, लेकिन अगर हमारे इंडिया में उस चीज के रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होंगे, हम सिर्फ फाइन इम्पोज कर देंगे उस पर्सन पे, तो आगे बहुत सारे लोग वही सेम क्राइम करेंगे और ये सोच के कि यार इसकी तो कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट
पनिशमेंट है ही नहीं, राइट। तो डेटरेंस की थ्योरी, क्रिमिनल लॉ होना इसलिए जरूरी है, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटरेंस को क्रिएट करता है, यानी कि फ्यूचर में क्राइम ना हो तो उस चीज को ये डिस्करेज करता है, ठीक है, डिस्करेज करते कि क्राइम ना हो। और इनकैपेसिटेशन, अब देखो इनकैपेसिटेशन का मतलब है सेग्रीगेटिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम द सोसाइटी। ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक बात है कि अगर किसी ने क्राइम करा है तो वो अरेस्ट होता है, वो जेल में जाता है, उसे इम्प्रिजनमेंट होती है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम, बट जो सीवियर होता है इम्प्रिजनमेंट होती है, तो वो सेग्रीगेट हो जाता है, एक नॉर्मल सोसाइटी जो होती है उसे सेपरेट कर देती है, राइट, तो ये इनकैपेसिटेशन होता है। देन रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब है रिफॉर्मिंग क्रिमिनल्स इनटू गुड सिटीजंस। देखो यार, सिर्फ पनिशमेंट इज नॉट इनफ, बट अगर किसी ने क्राइम करा है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है। और ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ कि उस क्रिमिनल को हम ये बताए कि जो उसका कंडक्ट है वो रॉन्ग है, उसको पनिशमेंट तो दी ही जाए, लेकिन उसके साथ उसे कन्वर्ट करा जाए एक गुड सिटीजन में कि वो आगे ये तरह के क्राइम ना करे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब है कि भाई रिस्टोर करना, रीपेमेंट या कंपेंसेशन जिसके साथ गलत हुआ है, स्टेट ये इंश्योर करे कि जिसके साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम है, जिसे हार्म हुआ है, जिसके राइट्स जो है वॉयलेट हुए हैं, उसको जो है कंपेंसेशन पे करी जाए, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको जस्टिस में कन्वर्ट करा जाए, राइट, उसे जस्टिस दिया जाए। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ हमने पढ़े और इसी को डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखो, रेट्रीब्यूशन का याद रखना, आई फॉर एन आई, ठीक है, कि गलत हुआ है तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा, भाई इस बंदे ने गलत करा है तो इसे पनिशमेंट भी मिलेगी। सो राइटिंग द बैलेंस, यानी कि पनिशमेंट जो है दैट हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू द रॉन्ग डन। अब किसी ने किसी का मर्डर करा है तो ऐसा नहीं कि हम उसे सिर्फ जेल में डाल देंगे, अगर मर्डर करा है, अगर लाइफ ली है किसी ने, तो बैलेंस करना पड़ेगा, जिसने लाइफ ली है उसी क्रिमिनल को हमें डेथ पेनल्टी हमारे इंडिया में दे दी जाती है, ठीक है, कि तुम्हारे पास भी जीने का अधिकार नहीं है अगर तुमने किसी और के जीने का अधिकार ले लिया है तो। सेकंड, डेटरेंस। डेटरेंस यानी कि डिस्करेज करना फ्यूचर में क्राइम्स ना हो, तो इसके लिए हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉज है, जेल टर्म्स है, फाइन्स है, ताकि लोग जो है भाई आगे क्राइम ना करे, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ये क्राइम होगा तो इसकी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। इनकैपेसिटेशन यानी कि आइसोलेट करना क्रिमिनल्स को फ्रॉम द सोसाइटी ताकि हार्म आगे ना बढ़े। अब इमेजिन अ सोसाइटी वेयर पीपल आर डूइंग क्राइम, क्रिमिनल्स है और क्रिमिनल्स एक ही जगह पे रह रहे हैं जहां पे नॉर्मल सिटीजन्स भी हैं, तो भाई वो सोसाइटी तो बहुत ही खराब हो जाएगी। इसलिए हमारी सोसाइटी में इनकैपेसिटेशन नाम का एक ऑब्जेक्टिव फॉलो करा जाता है कि भाई क्रिमिनल को हम सेग्रीगेट करते हैं, जेल में या इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं या कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम कि उसने क्या करा है। देन रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन यानी कि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि पनिशमेंट दी जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जो क्रिमिनल है उसे हम रिफॉर्म करें और वो एक गुड सिटीजन्स में कन्वर्ट हो। और इसी के लिए जेल में जब वो होते हैं तो उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्टोरेशन यानी कि कंपनसेट करना, जिसके साथ गलत हुआ है उसको जो है कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स को वापस से रिस्टोर करना, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ आपके पेपर में आ सकता है, मे बी एज एन एमसीक्यू कि आपको केस दे दिया और बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, इस तरह का आ सकता है। अब याद कैसे करना है, तो देखो टेक्निक ले आई हूं, आपको सिर्फ याद करना है रियल डॉक्टर्स इंप्रूव रियल रिकवरी, ठीक है। तो रियल से आर से रेट्रीब्यूशन, डॉक्टर से डेटरेंस, आई से इनकैपेसिटेशन, आर से रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी से रेस्टोरेशन। सो दिस वाज द टेक्निक विच आई यूज्ड फॉर माय एग्जाम, जब मैं क्लास 12 में थी तो मैंने यूज करा था, एंड आई थिंक हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारी क्लास 12 की बुक है ना उसमें बहुत सारी लैटिन टर्म्स दी जाती है जो हम इग्नोर करते हैं कि यार ये तो छोटे से वर्क्स में इसका क्या ही सिग्निफिकेंट होगा, बट ट्रस्ट मी, 1 मार्कर या एग्जाम में आप इसे 100% यूज करें तो बहुत ही इंप्रेसिव आंसर क्रिएट होता है। अब आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली जो क्लैट के लिए भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैटिन टर्म। और देखो क्या कहता है, इग्नोरेंट या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, ठीक है। अब ये क्या है, एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सपोज आप इंडिया में रहते हो और आप इमेजिन करो कि आपको इंडिया का लॉ नहीं पता, राइट, यू आर ड्राइविंग अ कार एंड आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आपने जो है रेड लाइट्स जो है वो ब्रेक कर दी, एंड जो पुलिस है वो आपको पकड़ लेती है। तो पुलिस आपसे पूछती है कि भाई आप पे तो फाइन लगेगा, आपको लॉ नहीं पता क्या इंडिया का कि कैसा है, आपने तो रेड लाइट भी तोड़ी है, आपने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ नहीं पता। देखो, देयर आर सो मेनी लॉज जो हमें नहीं पता होता इंडिया के, राइट राइट, बिकॉज लॉ तो भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक लॉज है जो आपको बीइंग अ सिटीजन पता होने चाहिए।
इसलिए आप पुलिस वाले को ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो नहीं पता था लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और आप इंडिया का लॉ नहीं जानते तो वो कोई एक्सक्यूज की तरह आप यूज नहीं कर सकते कि आपका फाइन जो है फिर वहां पे नहीं लगेगा। आप बीइंग अ सिटीजन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट इफ नॉट एवरीथिंग आपको सर्टेन लॉज, बेसिक लॉज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये प्रिंसिपल अज्यूम करता है कि एवरीवन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ ऑफ लैंड, कि जिस लैंड में वो रहते हैं उन्हें उस लैंड का लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इग्नोरेंस या मिस्टेक अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइबिलिटी। तो आप पुलिस वाले भैया को ये नहीं कह सकते कि भैया मुझे लॉ नहीं पता था। इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप लाइबल हो गलत करने के लिए। ठीक है, तो if a person commits a crime and says I didn't know it was illegal, no excuse, liability arise करती है। ठीक है, अब इंडिया में बात करें तो कुछ क्रिमिनल लॉज हैं जो क्रिमिनल चीजों से डील करते हैं, उनकी पनिशमेंट से किस तरह से प्रोसीजर होगा तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है इंडियन पीनल कोड। अब ये जो इंडिया के क्रिमिनल लॉज है करंट सिचुएशन में, इनमें चेंजेस आ गए हैं, तो वो चीज पता होना बहुत जरूरी है कि अब इंडियन पीनल कोड को BNS बोला जाता है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, 1860। अब इंडियन पीनल कोड का सिंपल सा ये काम है कि यार इंडियन पीनल कोड बताता है कि क्राइम क्या है। ठीक है, ये डेफिनेशंस देता है कि हम थेफ्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे और फिर थेफ्ट की क्या पनिशमेंट होगी। सो बेसिकली इंडियन पीनल कोड या अभी BNS जो है, इट डिफाइंस क्राइम एंड कौन सी पनिशमेंट उस क्राइम पे इम्पोज होगी उस चीज को बताता है। देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसे BNSS कहते हैं। अब देखो, कमेंट सेक्शन में आपका काम ये है कि आप इसके फुल फॉर्म लिखे, और देखो जो भी इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, जो भी इसके आंसर प्रॉपर लिखेगा उसके आंसर्स को मैं पिन कर दूंगी। एंड ऑल्सो जो चीजें मेरे को लगेगी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीडेड टू बी व्हिच नीडेड टू बी ऐड, तो वो आप लोग जो है ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा लॉ जो हमारे इंडिया में है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये एविडेंस के रिलेटेड जो है डील करता है सारी चीजें। CRPC जो है प्रोसीजर। अब देखो, नाम में ही पता चल रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे होगा कि किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो किस तरह से FIR होगी, किस तरह से उसके ट्रायल्स होंगे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें कैसे चलेगी वो इसमें डिफाइंड होता। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन पीनल कोड 1860। देखो, ये इंडियन पीनल कोड जो है ये एक बुक है जो किस चीज से डील करती है, जो हमें क्राइम को डिफाइन करती है। सपोज थेफ्ट है तो इसमें थेफ्ट की डेफिनेशन दी होगी कि भाई थेफ्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, किस चीज को हम थेफ्ट बोलते हैं और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो ये इंडियन पीनल कोड में लिखा है। अभी इसे BNS बोलते हैं। BNS की फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और ये 1860 का लॉ जो है ये चल रहा था, अभी इसमें अमेंडमेंट हो गई और इसे चेंज कर दिया गया है BNS में। अब देखो, सबसे पहले क्राइम किस चीज को बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि यार क्राइम एक ऐसा एक्ट होता है जो अनलॉफुल हो और पनिशेबल हो बाय द स्टेट। बट ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज है भाई, आप तो लीगल के स्टूडेंट है ना, आपको थोड़ी अच्छी खासी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये तो कोई भी पर्सन जो लीगल नहीं भी पढ़ता, सिर्फ पॉल साइंस पढ़ता है, वो भी बता देगा। तो अब सुनो, देखो क्राइम के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला मेंस रिया और दूसरा एक्टस रियस। सिंपल बात ये है, मेंस रिया मतलब कि गिल्टी इंटेंशन। कोई भी क्राइम करते हैं तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, कि उस पर्सन के इंटेंशन भी गलत होने चाहिए, गिल्टी इंटेंशन। ठीक है, अगर एक पर्सन के गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो भाई उस चीज को हम क्राइम नहीं बोल सकते हैं। तो क्राइम के लिए दो चीजें हैज टू बी देयर। सबसे पहला कि गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, जिसे हम मेंस रिया बोलते हैं, और दूसरा एक्टस रियस। एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट। तो पहली चीज, आपका एक्ट जो है वो गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरी चीज आपका माइंड भी जो है वो गिल्टी होना चाहिए, उसकी इंटेंशन जो है वो सही नहीं होने चाहिए, तभी उसे क्राइम बोला जाएगा। सो क्राइम इज इक्वल टू मेंस रिया प्लस एक्टस रियस। और इसी में आता है लैटिन मैक्सिम, एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। देखो यार, क्लैट हो, ये क्लास 12 के बच्चे हो, इन्हें तो लर्न करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, और मैं तो कहती हूँ कि मैक्सिम भी लर्न करो, क्योंकि जब अपने आंसर्स में लिखते हो तो पता चलता है कि एक सब्जेक्ट को या इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो इसका मतलब क्या है, एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो ब्लेमवर्दी। देखो यार, क्राइम के लिए दोनों एलिमेंट्स चाहिए। एक एक्ट जो है उससे पर्सन गिल्टी नहीं हो सकता। कि अब सपोज करो कि एक एक्ट हो गया जो रॉन्गफुल है, जो गिल्टी एक्ट है, तो क्या वो क्राइम होगा? तो आंसर इज नहीं, वो क्राइम नहीं होगा। एक क्राइम को एग्जिस्ट करने के लिए और एक पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए उसका गिल्टी इंटेंशन भी होना चाहिए और गिल्टी एक्ट भी होना चाहिए। तो अब एक्टस रियस को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सिंपल बात यह है, एक्टस रियस का मतलब क्या होता है। एक्टस रियस का मैंने अभी मतलब बताया कि इट मींस गिल्टी एक्ट, राइट। एक्टस का मतलब क्या है, डीड। डीड का मतलब समझते हो ना, जो आप कर्म कर रहे हो, जो आप फिजिकल रिजल्ट, फिजिकल चीजें, फिजिकल एक्शंस कर रहे हो, एक्टस का मतलब वो होता है। और रियस का मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि एक ऐसा एक्ट या ऐसा फिजिकल एक्शन
विच इज पनिशेबल बाय द लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, ठीक है, तो इसी को गिल्टी एक्ट और एक्टस रियस बोलते हैं। अब एक्टस रियस के पार्ट होते हैं कि एक एक्ट को हम गिल्टी कब बोलेंगे। सबसे पहले कि आपने कोई एक्ट करा होना चाहिए, दूसरी चीज कि उस एक्ट का कोई रिजल्ट होना चाहिए, और तीसरी चीज ये कि वो जो एक्ट है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए बाय द लॉ। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे एक्टस रियस एग्जिस्ट नहीं करता, यानी गिल्टी एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अब एग्जीक्यूशनर जो है वो हैंग करता है क्रिमिनल को। अब सपोज यार कोर्ट के केसेस है, फांसी की सजा किसी को मिली, राइट, तो अब इसमें जो एक पर्सन है जो एग्जीक्यूशनर हो रहा होता है, जो गले में मतलब वो बांध रहा होता है हैंग करने के लिए, तो सिंपल बात ये है कि बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो गिल्टी एक्ट है। बट क्या उस पर्सन का एक्शन जो है वो भले ही गिल्टी लग सकता है, बट क्या वो एक्चुअली में गिल्टी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसका गिल्टी इंटेंशन है नहीं, एग्जीक्यूशनर का गिल्टी इंटेंशन है नहीं, उसकी वो ड्यूटी है यार, वो लॉफुल ड्यूटी कर रहा है अपनी, ठीक है। दूसरा, एक आर्मी सोल्जर, नाउ एक आर्मी सोल्जर हु इज फाइटिंग फॉर द नेशन, वो उनकी लॉफुल ड्यूटी है, अगर वो अपनी एनिमी को किल कर रहे हैं तो वो लॉफुल ड्यूटी है, वो गिल्टी एक्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लग सकती है कि ये तो गलत एक्ट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लॉफुल एक्ट भी हो सकता है if it is if it is a part of duty, right। अब क्विक टेबल आपको याद रखने के लिए ये है कि क्राइम के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों चाहिए होता है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, जो कि एक मेंटल एलिमेंट है, मेंटली वो डील करता है, और एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट यानी फिजिकल एक्ट जो अबॉलिशन है। एग्जाम्पल, मेंस रिया का मतलब प्लानिंग अ थेफ्ट, कि एक पर्सन है राहुल, ठीक है, वो चोरी प्लान कर रहा है, तो गिल्टी इंटेंशन तो है भाई बंदे का। दूसरा एक्टस रियस, अब उसने असली में चोरी भी कर ली, ठीक है, तो वो हो गया एक्टस रियस, और इन दोनों को मिलाकर बनता है क्राइम, राइट। अब ये क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे अभी, फिर आपसे मैं पूछूंगी इसका आंसर, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ ओमिशन, देखो ओमिशन क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है इन एक्शन या नॉट डूइंग समथिंग। देखो कुछ चीजें होती है जो हम सभी को करने होती है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, आपका क्या ड्यूटी बनती है? आपकी ड्यूटी ये बनती है कि यार आप पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, राइट। नाउ एज अ टीचर माई ड्यूटी इज दैट कि आप जो भी वीडियो के लिए बोले मैं वो वीडियो ले आऊं, राइट। तो सबकी कोई ना कोई ड्यूटी होती है जो उन्हें परफॉर्म करनी होती है, और ओमिशन का मतलब है कि जब एक पर्सन वो ड्यूटी नहीं करता जो उसे परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। और इसके लिए एक लीगल प्रोविजन है जो सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी में है, ठीक है। और क्राइम्स में ऑल्सो भी इंक्लूडेड इनटू इलीगल ओमिशंस। अब समझने की बात कोशिश करना, मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखो क्वेश्चन आया है बोर्ड में। सिचुएशन 1 ये है कि एक बॉय है, ही इज सिंकिंग इन द स्विमिंग पूल ऑफ अ रिजॉर्ट। अ मैन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द पूल डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू सेव दिस बॉय। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो कि आप एक रिजॉर्ट में गए हो अपनी फैमिली के साथ, और आपने सोचा कि यार यहाँ पे तो पूल वगैरह है, सो लेट्स गो एंड एंजॉय। और वहां पे आपका भाई और आप देखते हैं कि यार एक पर्सन जो है वो डूब रहा है पानी में, उसे स्विमिंग नहीं आती। तो अब इधर क्या है? ओमिशन है, राइट। इधर ओमिशन है कि आपको जो ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या बनती थी कि यार आप उस पर्सन को सेव करो, वो ह्यूमैनिटी के नाते आपको उसे सेव करना चाहिए, एक मॉरल ओमिशन थी आपके लिए, आपने वो नहीं करा, ओमिशन हो गया। और दूसरी चीज ये है कि आप एक रिजॉर्ट में लाइफ गार्ड की तरह अपॉइंटेड हो, ठीक है। आप वहां पे रिजॉर्ट में वही सेम सिचुएशन हो, बट आप लाइफ गार्ड हो, आप एक बंदे को डूबता हुआ देख रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही होगी? देखो सिंपल आंसर ये है कि जो सिचुएशन 1 है वो है मॉरल ओमिशन, यानी कि आपके पास ऑप्शन था कि यार आप ह्यूमैनिटी के टर्म्स पे उस पर्सन को बचाना चाहते थे या नहीं बचाना चाहते थे, आपके पास कोई ड्यूटी नहीं थी, राइट। बट जो सिचुएशन 2 है, क्योंकि आप लाइफ गार्ड थे, आपको रिजॉर्ट ने उस चीज के लिए अपॉइंट करा था, तो आपकी ड्यूटी बनती थी, तो वो इलीगल ओमिशन है कि भाई आपने जो है इलीगल ओमिशन करा। ओमिशन का मतलब एक ऐसी चीज जो आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं करी, और वो इलीगल हो गई, क्योंकि लाइफ गार्ड का काम ही यही था कि उसे बचाना, तो और आपने बचाया नहीं। तो इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और तभी मैं ले आई। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जो सिंपल मॉरल ओमिशन होता है, जैसे एक बच्चा है वो रिजॉर्ट में गया, उसने देखा कि कोई डूब रहा है या कोई पर्सन है, तो वो मॉरल ओमिशन है, ठीक है। और उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं आती कि भाई आप पे कोर्ट का केस हो जाएगा कि आप उसे डूबता हुआ देख रहे थे, वो ह्यूमैनिटी पे था, आपकी मर्जी थी आप बचाते या वरना नहीं बचाते। बट इलीगल ओमिशन जो है वो एक्टस रियस का पार्ट होता है, ठीक है। सो इलीगल ओमिशन जहां पे आपको अपॉइंट करा हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टस रियस, और आप अपना काम नहीं कर रहे कि आप लाइफ गार्ड एंड यू आर नॉट सेविंग द पर्सन, सो आप अपनी पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहे, तो दैट हैज बीन अ गिल्टी एक्ट, ठीक है, वो गिल्टी एक्ट होगा और उसके लिए लाइबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलीगल ओमिशन का जो ये पूरा है, ये सेक्शन 32 में डिफाइंड है, ये याद रखना। अब वही सेम चीज जो मैंने आपको ऊपर बता दी, मॉरल ओमिशन क्या होगा कि एक बॉय जो है डूब रहा है और आप वहां पे होते हो तो आप कुछ नहीं करते, तो वो मॉरल ओमिशन है, इसमें आप लाइबल नहीं होगे। लेकिन वहीं पे अगर आप एक लाइफ गार्ड हो तो आप क्रिमिनली लाइबल होगे अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे, ठीक है। तो ऑल ओमिशंस आर नॉट क्राइम। देखो ओमिशन
हर ओमिशन क्राइम नहीं होता, लेकिन इलीगल ओमिशंस जो है वो क्राइम होते हैं और वो एक्टस रियस में आते हैं। ठीक है, अब मेंस रिया क्या है, मेंस रिया को डिटेल में पढ़े तो मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड या इल इंटेंशन, जहां पर आपका इंटेंशन अच्छा ना हो, और ये मेंटल एलिमेंट होता है जो क्राइम के लिए चाहिए ही होता है। तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला आपका इंटेंशन गिल्टी होना चाहिए, और एक एक्ट क्रिमिनल तभी बनाता है या बनता है, ठीक है, एक एक्ट क्राइम तभी बनता है जब वो गिल्टी माइंड के साथ करा जाए, वरना वो नहीं बनता ऐसे। ठीक है, अब ये जो है आपके लिए होमवर्क है ये कि अभी वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और ये जो है बेसिकली अगर आप लिखोगे तो मैंने जैसे कि बताया मैं पिन भी कर दूंगी, और इसके आंसर्स में अगर कुछ गड़बड़ी लगेगी तो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगी कि इसके सही आंसर क्या होंगे। एंड इट इज बेसिकली अ शॉर्ट टेस्ट जो देखेगा कि आपने अटेंटिव होकर वीडियो देखी या नहीं देखी। ठीक है, आगे उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे अब इसी में मेंजरिया में दो एग्जांपल लेते हैं। सेल्फ डिफेंस, देखो कभी कभार होता है सेल्फ डिफेंस का केस, एक पर्सन जो है, ठीक है, उसको इंजरी हुई, ठीक है, एक पर्सन है राहुल ने मारा मोहन को, तो मोहन क्या करेगा, अगर मोहन उसी टाइम पे उसे वापस मारता तो वो सेल्फ डिफेंस का केस है कि यार अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने मारा, तो ये क्राइम नहीं होगा। हालांकि उसका एक्ट गिल्टी था कि उसने मारा, बट उसका इंटेंशन गिल्टी नहीं था, तो भाई वो क्राइम नहीं होगा, वो तो सेल्फ डिफेंस के लिए मारा था। लेकिन अब आप समझना मेंटल एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सेम पर्सन, ठीक है, राहुल और मोहन के बीच में लड़ाई होती, राहुल ने मारा और मोहन ने बाद में उस पर्सन को इंजर करा, ये चीज सोच के कि वो रिवेंज करेगा, ठीक है, तो फिर वो एक क्राइम बन जाएगा क्योंकि गिल्टी इंटेंशन था। तो जहां पे एक पर्सन सेल्फ डिफेंस के लिए सोच रहा है तो वो जो है क्राइम नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सन रिवेंज के लिए सोच रहा है तो वो जो है गिल्टी इंटेंशन हो जाता है, वो क्राइम में आता है। तो आप देख रहे हो कि मेंटल एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो फॉर अ क्राइम टू एग्जिस्ट, एक क्राइम को एग्जिस्ट करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होना बहुत जरूरी है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें या बैकग्राउंड की बात करें तो इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में जो कोर्ट थे उन्होंने बोला था एन एक्ट अलोन कैन नॉट क्रिएट क्रिमिनल लायबिलिटी अनलेस देयर इज अ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो क्राइम के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है। उसके बाद मेंस रिया इन इंडिया, अब गिल्टी इंटेंशन के बारे में बात करें तो देखो मेंस रिया को ना एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करा गया है इंडियन पीनल कोड में, पर बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पे हमें मेंस रिया रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। ठीक है, और देखो एक केस है आपके जो बुक में, और इसी को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाई हूँ, 1965 का केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। स्टोरी टाइम लो, ठीक है, अब अच्छे से सुनना, स्टोरी के बेसिस पे सुनेंगे। देखो ये जो मेयर हंस जॉर्ज था ये एक जर्मन पर्सन था, ठीक है, और 35 केजी ऑफ गोल्ड जो है ये अपने क्लोथ्स में हिडन करके जा रहा था ज्यूरिश से मनीला। ठीक है, अब इसकी जो फ्लाइट है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई ज्यूरिश से मनीला जो है ये जगह जो है इसमें बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है, तो जो इसकी फ्लाइट है बीच में बॉम्बे में रुकी थी, ठीक है, चेंज करनी थी इसे फ्लाइट, तो बॉम्बे में इसकी फ्लाइट रुकी, तो वहां पे जो कस्टम ऑफिसर्स थे जो इंस्पेक्ट कर रहे थे, सारी चीजें चेक कर रहे थे, वहां पे उन्हें पता चला कि यार इस बंदे ने तो गोल्ड छुपाया हुआ है, तो ही वॉज चार्ज अंडर FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, और ये ऐसा एक्ट है जो बैन करता है कि आप गोल्ड को कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप कैरी करते हो तो आप पनिशेबल हो जाओगे। ठीक है, और ये जो एक्ट है ना ये अमेंड हुआ था एक्चुअली 4 days बिफोर, ठीक है, तो 4 दिन पहले ही अमेंड हुआ था, और इस पर्सन को नहीं पता था कि ऐसा कोई इंडिया में लॉ है। ठीक है, अब इशू राइज क्या हुआ, इशू राइज हुआ कि क्या किसी पर्सन को पनिश करा जा सकता है जबकि उसका माइंड गिल्टी नहीं था, बिकॉज ऐसा कोई लॉ है उस पर्सन को नहीं पता था, और पता भी होगा तो वो 4 दिन पहले अमेंड हुआ, चेंज हुआ है, उसमें चेंजेस हो गए, तो उसे कैसे पता होगा। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन में आ गया। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या, स्टेट ने ये बोला, ठीक है, जो इंडिया की जो स्टेट थी उन्होंने ये बोला कि स्मगलिंग कर रहा था ये पर्सन, और स्मगलिंग तो बहुत डेंजरस है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, तो इधर हम इंटेंशन नहीं देखेंगे, लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट अप्लाई होना चाहिए और इस पर्सन को पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज ने ये प्रेजेंट करा कि यार क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन जो है मेंस रिया सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है, और इसे कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया में क्या लॉ है। अब बहुत लोग बोलोगे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अभी तो हमने पढ़ा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट देखो यार वो तो इंडिया के सिटीजन के लिए होगा ना, इंडिया के सिटीजन को पता होना चाहिए इंडिया का क्या लॉ है। ये पर्सन तो बाहर का था, तो इसने ये बोला कि भाई मुझे इंडिया के लॉ के बारे में नहीं पता, और स्पेसिफिकली ये तो 4 दिन पहले चेंज हुआ है तो मेरे को क्या पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉर्मली क्या होता है, क्राइम में एक्ट भी चाहिए होता है, गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड, बट कुछ लॉज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपने पढ़ा होगा टॉट के चैप्टर में कि उसमें जो है हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती मेंस रिया। ठीक है, मतलब कुछ एक्ट होते हैं जो हमारा उसमें गिल्टी इंटेंशन नहीं होता। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रिकैप करते फटाफट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि एक डॉग है,
ठीक है, डॉग गलती से, हमारे डॉग ने किसी और को काट लिया, तब भी हम लाइबल होंगे, हालांकि हमारा कोई गिल्टी इंटेंशन था नहीं, पर भाई वो हम फिर भी लाइबल होंगे, राइट, क्योंकि हमारी वजह से उसे डेंजर हुआ। सिमिलरली वैसे तो क्राइम का नॉर्मल फिनोमेना ये चलता है कि क्राइम में गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों होने चाहिए, लेकिन भाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में जो है मेंस रिया या गिल्टी इंटेंशन प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो कोर्ट ने बोला कि जॉर्ज को हालांकि रूल के बारे में नहीं पता था, बट ही वाज स्टिल गिल्टी, क्योंकि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जहां पे हमें मेंस रिया प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, और वो सिचुएशन होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। ठीक है, तो की पॉइंट क्या निकले इस केस से? की पॉइंट ये निकले कि मेंस रिया को हम एक्सक्लूड करा जा सकता है लॉ के द्वारा जब पब्लिक वेलफेयर को प्रोटेक्ट करें, और कुछ सीरियस ऑफेंसेस जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस हो तो मेंस रिया हटा दिया जाता है। फिर गोल्ड स्मगलिंग, इकोनॉमिक क्राइम्स, ड्रग्स, फूड एडल्ट्रेशन, इन क्राइम्स में मेंस रिया को नहीं गिना जाता, और इन्हीं क्राइम्स को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस भी बोला जाता है। इजी एग्जांपल, इफ यू सेल अडल्ट्रेटेड फूड इवन विदाउट नोइंग इट, यू आर स्टिल गिल्टी। अभी मैंने बताया भाई, आप डॉग को घुमा रहे, आपके डॉग ने किसी को काट लिया, हालांकि आपका इंटेंशन नहीं था, एकदम से हो गया, लेकिन यू आर स्टिल गिल्टी। ठीक है, क्योंकि भाई आपकी वजह से किसी और के राइट्स वायलेट हुए, किसी और को नुकसान हुआ, तो सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और मैं जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ, ठीक है, वो ये है कि it is a common misconception that motive and intention are the same concept when it comes to crime. Thus, it is important to understand distinction between the two terms. Explain the distinction. बहुत बारी हमें मोटिव और इंटेंशन के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता, और हम सोचते हैं कि मोटिव और इंटेंशन सेम ही चीज है, पर क्या इसमें अंतर है? तो डेफिनेटली इसमें अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब इन दोनों में मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। देखो, अभी तक केस अच्छे से समझ आया हो और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, लाइक से मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे और भी इससे और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं। देखो, सबसे पहला बात करेंगे इंटेंशन की। ठीक है, इंटेंशन मतलब मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट। देखो, इंटेंशन का मतलब ये है जब आप कोई भी एक्ट करते हो, विलफुली करते हो, आपसे फोर्स करके नहीं कराया जाता, आपको पता है कि उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और आप कोई एक्सीडेंटली उस चीज को नहीं करते, तो मतलब आपका इंटेंशन है उस काम को करने का। ठीक है, तो इंटेंशन यानी डूइंग एन एक्ट विलफुली, आप अपने मन मर्जी से कर रहे हो, नोइंगली एंड नॉट बाय एक्सीडेंट, एंड यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन। तो की पॉइंट ये है कि जब हम क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ सिर्फ इंटेंशन को देखता है। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मोटिव क्या है। ठीक है, अब आपके इंटेंशंस अच्छे हो या बुरे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एक्ट करा है जो कि गलत है, तो भाई क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है। अब जैसे अ पर्सन स्टील्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अगर एक पर्सन चोरी कर रहा है ब्रेड को, तो ये एक्ट वो नोइंगली कर रहा है, उसे पता है कि भाई उसे जेल हो सकती है, तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि इसमें इंटेंशन है और क्रिमिनल लाइबिलिटी उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, राइट। बट अब वो पर्सन क्यों चोरी कर रहा है, कि भाई उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, उसके बच्चे को फीड उसे करना है, वो सारी चीजें क्रिमिनल लॉ नहीं देखता है। ठीक है, तो मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है? इंटेंशन मीन कि भाई आप कोई काम जो कर रहे हो, आप नोइंगली कर रहे हो, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, और मोटिव फोर्स की भाई वो पर्सन गलत कर क्यों रहा है, मोटिव क्या था उसका। एक पर्सन अगर चोरी कर रहा है तो भले ही वो अच्छे मोटिव से चोरी कर रहा है, बट हम उस चीज को नहीं देखता क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सो मोटिव मीन्स द अल्ट्रियर ऑब्जेक्टिव और रीजन बिहाइंड डूइंग दैट। ड्राइविंग फोर्स और क्रिमिनल लॉ जो है ये इग्नोर करता है मोटिव को। अगर एक पर्सन मेडिसिन स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है किसी और की लाइफ बचाने के लिए, तो वो ये नहीं देखेगा, वो गिल्टी ही होगा, क्योंकि ये एक्ट प्रोहिबिटेड है। आपने चोरी तो करी ना, और आपने नोइंगली करी, एंड यू वर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। सो आपके मोटिव क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिमिनल लॉ को। ठीक है, क्विक कंपैरिजन ये है कि इंटेंशन का मतलब मेंटल एलिमेंट, नोइंग एन एक्ट विलफुली। ठीक है, असेंशियल है क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, आप अवेयर हो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए और आप गिल्टी हो। मोटिव यानी कि उसके ड्राइविंग फोर्स क्यों, आपने क्यों चोरी करी, उसका अल्टीरियर रीजन क्या है, और ये जो है क्रिमिनल लॉ नहीं देखता है। ठीक है, तो आपको आई होप अब समझ आ गया होगा कि मोटिव और इंटेंशन जो हम आम जिंदगी में सेम समझते हैं वो सेम नहीं होता है, और इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। अब यह असर्शन रीजनिंग है, इसे डिस्कस करते हैं। देखो, there are some exceptions to the thumb rule of mens rea। mens rea यानी गिल्टी इंटेंशन का कुछ जो है हम बोल सकते हैं एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहां पे हमें गिल्टी माइंड नहीं चाहिए होता, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो डेफिनेटली सी बात है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आ रहे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है आते हैं। आगे चलते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहे कि इंटेंशन जो है वो क्राइम होता है कि आपने क्या जो क्राइम करा, और मोटिव वाई कि आपने क्यों क्राइम करा, और ये जो है नहीं देखा जाता क्रिमिनल लॉ में।
ठीक है। इसके बाद अब इसमें जो है केस दिया हुआ है री श्रीरंगाई केस, ठीक है, और ये 1973 का केस है। डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है 2-3 मार्क्स में कि बताओ ये केस क्या दिखा रहा है, या फिर आप इसे एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे। अब देखो सबसे पहले फैक्ट क्या था, एक विमेन थी एंड वो बहुत ही गरीबी में थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी, ठीक है, और इसी वजह से वो अपने बच्चों को खाना फीड नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो एक्ट्रेस रियस क्या था कि भाई डेफिनेटली उन्होंने अटेम्प्ट करा सुसाइड, तो ये एक प्रोहिबिटेड एक्ट था। और मेंस रिया क्या था कि उन्हें पता था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो नोइंगली कर रही थी। तो कोर्ट का डिसीजन है कि डेफिनेटली सी बात है वो गिल्टी तो है, क्योंकि इसमें एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया भी है। हालांकि उनका हो सकता है कि मोटिव जो था वो ये था कि वो अपने बच्चे को फीड करे, वो दुख में थी और इस वजह से वो उन्होंने सुसाइड करा, बट ये चीजें नहीं देखी जाती। उन्होंने एक्ट्रेस रियस करा, मेंस रिया करा, दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो वो गिल्टी भी थी, ठीक है, एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है। सिमिलरली एक केस है नाथुनी यादव एंड ऑर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1997 का केस। इसमें बोला कि क्यों मोटिव नहीं देखा जाता। अब आप बोलोगे ना कि मैम मोटिव तो देखना चाहिए ना, मोटिव क्यों नहीं देखा जाता। अब देखो मोटिव जो होता है ना, एक इमोशनल रीजन होता है कि एक पर्सन क्यों क्राइम कर रहा है, और किसी पर्सन का मोटिव को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब भाई कोर्ट में आए कोई भी मोटिव की कोई भी कहानी बना दी कि हमने तो इस वजह से गलत करा, तो ये तो इमोशनल रीजन हो गया ना, है ना, और इसमें झूठ बोलने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट ने बोला कि जो मोटिव है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन क्राइम कर रहा है तो उसमें हम मोटिव नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मोटिव जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। फोकस एक्ट्रेस रियस और मेंस रिया पे करा जाता है, नॉट द रीजन बिहाइंड इट। सो आई होप आपको ये दो केसेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आपको याद बता देती शॉर्टकट की, मोटिव टेल्स व्हाई, ठीक है, मोटिव हमें बताता है क्यों करी चोरी, बट लॉ जो है वो पनिश करता है जो एक्ट्रेस रियाज और मेंस रिया होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्राइम, देखो यार कोई भी क्राइम होना तो वो स्टेजेस में होता है, राइट। अब उन्हीं स्टेजेस को हम पढ़ेंगे, और 4 स्टेजेस होती है। देखो सबसे पहली स्टेज होती है इंटेंशन, और ये स्टेज को मेंटल स्टेज होता है, जहां पे एक पर्सन जो है ही इज थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, वो सोच रहा है कि वो क्राइम करे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और की पॉइंट ये है कि यार देखो सिर्फ इंटेंशन पनिशेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि क्राइम में दोनों एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर एक पर्सन सिर्फ ये सोच रहा है कि उसे क्राइम करना है या किसी पर्सन का मर्डर करना है, तो सिर्फ सोचने से वो पर्सन गिल्टी नहीं होता है, ठीक है। तो पहली स्टेज किसी भी क्राइम के लिए इंटेंशन होती है, जिसे मेंटल स्टेज बोला जाता है, एंड इंटेंशंस आर नॉट पनिशेबल, ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रिपरेशन, जहां पे पर्सन प्रिपरेशन कर रहा होता है, अरेंज कर रहा होता है स्टेप्स टू कमिट अ क्राइम। अब इधर हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, प्लीज इसे मतलब रियलिटी में मत ले लेना। राहुल एक पर्सन है, ठीक है, ही इज थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। अब वो क्राइम ये है कि वो मोहन से जो है बदला लेना चाहता है, तो वो क्या लाता है, उसके लिए पॉइजन लाता है। अब पहली बात तो इंटेंशन है, वो ये सारी चीजें सोच रहा है कि वो ये सारी चीजें करे। अब इंटेंशन तो है फर्स्ट स्टेज पर, ये पनिशेबल नहीं है क्योंकि एक्ट नहीं है। अब दूसरी चीज वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो पॉइजन मार्केट से लाया। अब क्या ये पनिशेबल होगा, तो आंसर इज नहीं। देखो प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन का मतलब है टूल्स खरीदना, प्लानिंग करना, लोकेशन, सारी चीजें डिसाइड करना कि हम किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं पूरा प्लान। और प्रिपरेशन जो है पनिशेबल नहीं है, क्योंकि सिंपल बात ये है कि एक पर्सन ने प्रिपेयर करा, अब देखो सिंपल बात ये है कि मोहन को ये बताने के लिए बहुत ज्यादा या प्रूफ करने के लिए बहुत दिक्कत होगी, प्रूफ करना डिफिकल्ट होगा कि भाई रोहन जो है जहर इसलिए लाया क्योंकि मेरे को मारना चाहता था। रोहन अपने हिसाब से कोई और भी ला सकता था, कोई भी और भी डिसीजन बना सकता था। तो प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं होता, ठीक है। अब कुछ केसेस एक्चुअली में होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन कुछ जगह जो है पनिशेबल होता है, और जहां पे एक्सेप्शंस आती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कहाँ का प्रिपरेशन पनिशेबल होता है, तो देखो सिंपल बात ये है कि सेक्शन 122 में वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया, अगर आपका ये इंटेंशन है, आप आर्म्स को कलेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है वॉर करनी है इंडिया के अगेंस्ट, तो वो जो है प्रिपरेशन पनिशेबल होगी। दूसरा आपका ये इंटेंशन है कि आप कॉइन्स को प्रिपेयर कर रहे हो या गवर्नमेंट स्टैम्प्स को कंपेयर कर रहे हो काउंटर फीटिंग के लिए, तो ये होगा। तीसरा आप काउंटर फीटेड कॉइन्स जो है अपने आप कलेक्ट करके रख रहे हो, फॉल्स वेट्स को कलेक्ट करके रखते हो, तो ये जो है आपका पनिशेबल होगा। एंड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डकैती, तो ये भी पनिशेबल होगा। तो ये 4 क्राइम्स जो है, मतलब प्रिपरेशन जो है यहाँ पे पनिशेबल हो जाती है। एक्सेप्शन है तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ सीरियस प्रिपरेशन जो है, ठीक है, वो जो है पनिशेबल होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखी कि इंटेंशन है स्टेप, दूसरा प्रिपरेशन है, और ये दोनों जो है हमारे
क्रिमिनल लाइबिलिटी को राइज नहीं करते, पनिशेबल नहीं होते। लेकिन तीसरा आता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इज बेसिकली द थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम, और क्राइम जो है वो पनिशेबल हो जाता है जब अटेम्प्ट होता है, ठीक है। यानी एक पर्सन अगर अटेम्प्ट करता है तो भाई वो पनिशेबल होता है। सपोज रोहन जो है, ठीक है, रोहन अब जहर लिया, मैंने बताया ना ही ब्रिंग्स पॉइजन। अब अगले दिन मोहन आता है और वो जो पॉइजन है वो मोहन के आगे रख देता है, राइट, चाय में डाल के किसी में भी डाल के वो रख देता है। तो उसने अटेम्प्ट करा, राइट, अटेम्प्ट करा, तो अटेम्प्ट इज पनिशेबल। हम बहुत बारी जैसे सीरीज आ गई या सुनते भी हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर, तो यही चीज है कि अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल होता है। अटेम्प्ट की डेफिनेशन है डायरेक्ट स्टेप टुवर्ड्स कमिटिंग अ क्राइम आफ्टर प्रिपरेशन, सेक्शन 5111 आईपीसी। और लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज होती है, पनिशमेंट मिलती है। अब जैसे एक पर्सन जो है उसका ये इंटेंशन था कि वो घर को पूरा ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम अ हाउस, मतलब मैंने आपको इजी एग्जांपल रोहन और मोहन वाला दे दिया तो उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप होता है फाइनल स्टेप, जिसका नाम है कमीशन, कि जब आप पूरा क्राइम कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। और देखो सिंपल बात ये है, अब एक चीज समझना, रोहन ने मोहन के आगे वो जहर वाली चाय रखी, ठीक है, और रोहन ने पी ली, तो वो कमीशन हो जाएगा, तब भी उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। लेकिन रोहन ने वो चाय रखी और मोहन ने नहीं पी, तब वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें पनिशेबल होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अटेम्प्ट का मतलब होता है जब पूरी तरह से क्राइम सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, और सॉरी, कमीशन का मतलब होता है कि पूरी तरह से क्राइम जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि जो क्राइम है वो पूरी तरह से ना हो पाए, ठीक है। तो इसका समरी टेबल अगर आपको याद है, कोई प्रिपरेशन का मतलब होता है अरेंज करना, प्लान करना, और ये पनिशेबल नहीं होता। अटेम्प्ट इज पनिशेबल, कमीशन जो है वो पनिशेबल होता है। अब आईपीसी जैसे मैंने बताया अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है, पनिशमेंट फॉर क्राइम दी हुई है कि यार एक क्राइम को किस तरह से डिफाइन करा हुआ है और उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है। ये बहुत सारा क्रिमिनल लॉ इंडिया का कवर करता है, वेरियस ऑफेंसेस की डेफिनेशन देता है, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, जैसे मर्डर, पहले मर्डर को डिफाइन करेगा, फिर उसकी पनिशमेंट क्या है, फिर थेफ्ट की डेफिनेशन, फिर उसकी पनिशमेंट, इस तरह से इसमें सारी चीजें हैं। अब देखो थेफ्ट के ऊपर क्या है, थेफ्ट जो है फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे देखते हैं, 2 मिनट की स्क्रीन को जूम, देखो थेफ्ट जो है सेक्शन 378 आईपीसी में जो है मेंशन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, whoever dishonestly intends to take any movable property, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा पर्सन जिसका गिल्टी इंटेंशन है, उसका पूरा इंटेंशन है कि वो डिसऑनेस्टली एक पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी ले, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि पेन, पेंसिल, कार की हो गई, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी ले आउट ऑफ अनदर पर्सन पोजेशन, ठीक है। यानी कि रोहन ने जो है उसका, रोहन का इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंशन है कि यार जो इसका है ना मोहन का पेन बहुत अच्छा है वो ले लूं, ठीक है, उसका पूरा इंटेंशन है, विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के, और उस प्रॉपर्टी को मूव भी कर देता है, तो वो थेफ्ट उस चीज को बोला जाता है। सिर्फ इंटेंशन जो है उससे थेफ्ट नहीं होता, ठीक है, वो पर्सन जो है एक्चुअली उसे मूव भी करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट क्या है, तो पहले इसने डिफाइन करा, फिर इसने पनिशमेंट दी। पनिशमेंट सेक्शन 379 में है कि भाई जो भी चोरी करता है उसे 3 साल तक की सजा मिलती है, या फिर उसे फाइन देना पड़ता है, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पनिशमेंट भी मिलती है और फाइन भी देना होता है। अब देखो पनिशमेंट जो है वो वैरी करती है, डेफिनेटली सी बात, अगर एक पर्सन ने मर्डर करा है और एक पर्सन ने चोरी करी है, उन दोनों की पनिशमेंट में अंतर होगा, ठीक है। वो सिवियरिटी ऑफ अ क्राइम की, उन्होंने किस तरह का क्राइम करा है, कितना सीवियर क्राइम करा है, उस हिसाब से पनिशमेंट जो है उन्हें मिलती है। तो अगर माइनर ऑफेंसेस है तो उसमें जो है इतनी ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती, उसमें फाइन इंपोज कर दिया जाता है, या इम्प्रिजनमेंट होती है तो शॉर्ट टर्म की होती है। अगर सीरियस ऑफेंसेस है तो भाई हमारे इंडिया में डेथ पेनल्टी भी दे दी जाती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया जाता है, जैसे अगर रेप है या मर्डर है उसमें। तो आईपीसी की अगर बात करें तो हर ऑफेंस का इसने डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर उसी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस का पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करा हुआ है, और इसी वजह से ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लॉ है इंडिया में। अब इसी पे एक सीबीएसई का क्वेश्चन मैं लाई हूँ जिसका आंसर आप अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सीबीएसई का है ये, अर्जुन सीज एन एक्सपेंसिव पेन, अर्जुन एक बहुत ही महंगा पेन देखता है जो अजितेश के टेबल पे होता है, डेस्क पे होता है, ठीक है। अब उसके माइंड में क्या आ जाती है, ग्रीड आ जाती है भाई, लालच आ जाता है अर्जुन के माइंड में, और इसी वजह से वो पेन जो अजितेश का होता है वो हाइड कर लेता है, ठीक है, उसके जो डेस्क से उठा के कबर्ड में रख देता है, और वो सोचता है कि छुट्टी टाइम होगा तो उस कबर्ड से निकाल के मैं ले जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब छुट्टी टाइम होता है तो भाई वो भूल जाता है, वो कबर्ड में रह जाता है। तो क्या ये चोरी है या नहीं, और इसी का आंसर जो है, जिसने इसको सही से समझा होगा थेफ्ट को, वो इसका आंसर दे देगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है पहली बार ही समझ ना आए क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू अगेन गो थ्रू द वीडियो। अगर नहीं आया तो एक बार थेफ्ट वाला पार्ट दोबारा समझो और फिर इसका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब क्राइम्स अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज, देखो यार कुछ ऐसे एक्ट्स है जो क्राइम है बट उसे आईपीसी में नहीं लिखा गया है, वो कुछ स्पेशल एंड लोकल लॉज के द्वारा ऑलरेडी कवर्ड है, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट हो गया, गैम्बलिंग एक्ट, एक्साइज एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट एंड बहुत सारे। तो ये सारे आपको लर्न नहीं करने, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये 5 एक्ट्स जो आप लर्न कर सकते हो एंड अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, बाकी आपको लर्न नहीं करना है, राइट। अब इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देखो आज के टाइम पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बीएनएसएस कहा जाता है, ठीक है, भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता, ठीक है, आई थिंक सो यही है, एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 का है और ये बताता है प्रोसीजर कि भाई अगर एक पर्सन ने क्राइम कर लिया है तो किस तरह से एफआईआर होगी, ठीक है, फिर किस तरह से उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ट्रायल होगा, तो ये प्रोसीजर बताता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कोर्ट की प्रोसीजिंग क्या होगी, तो ये बताता है। जैसे कि आईपीसी, देखो 2 तरीके के लॉ होते हैं क्राइम में, एक होता है सब्सटैंसिव लॉ, सब्सटैंसिव यानी कि डेफिनेशन दे दी क्राइम की, फिर उसके पनिशमेंट दे दी, तो जो सब्सटैंटिव लॉ है ये आईपीसी है, ठीक है। बट जब मैं बात करती हूँ ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो ये प्रोसीजरल लॉ है क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है, ठीक है। तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कैसे होगा, ये सारा बताता है। आईपीसी ये भी बताता है कि भाई क्या चीज क्राइम है और क्या चीज क्राइम नहीं है, मतलब सॉरी, आईपीसी ये बताता है कि क्या चीज क्राइम है, सही है, और क्या चीज क्राइम नहीं है, लेकिन सीआरपीसी ये बताता है कि अगर वो चीज क्राइम है तो आगे किस तरह से सारा इन्वेस्टिगेशन और क्या प्रोसीजर चलेगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से समझना, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर, यस। सो बर्डन ऑफ प्रूफ एंड गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल इन इंडिया। अब देखो सिंपल बात ये है कि जब इंडिया में बात करते हैं तो 2 तरह की साइड होती है, एक पर्सन होता है अक्यूज, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली जिसने क्राइम शायद करा होता है, उस पर एलिगेशंस लगी होती है, राइट। सो हमारे इंडिया में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, इसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनलेस द कोर्ट डिक्लेयर्स दैट पर्सन इज गिल्टी, राइट। सो एवरी अक्यूज पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो सिमिलरली ये बात है कि अगर किसी पर्सन पे एलिगेशंस लगी होती है तो भाई उस पर्सन को पहले कोर्ट इनोसेंट ही मानता है, और जब तक इनोसेंट मानता है, जब तक उसे जो दूसरी साइड है वो विक्टिम जो साइड है वो प्रूव ना कर दे कि ये साइड गिल्टी है। और ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल है भाई सारी कॉमन लॉ कंट्रीज जैसे इंडिया, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूएसए, ये प्रिंसिपल चला आ रहा है कि भाई हर अक्यूज को पहले हम इनोसेंट ही मानते, किसी को गिल्टी नहीं मानते, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन हैज द बर्डन टू प्रूव द ऑफेंस, यानी जिसके साथ गलत हुआ है या फिर जो विक्टिम है उस केस में, तो उसे प्रूव करना पड़ता है कि भाई इस पर्सन ने जो है क्राइम करा है, वरना उस पर्सन को तो हम इनोसेंट मानते हैं, राइट। एंड दैट प्रूफ हैज टू बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड। देखो यार सिर्फ ये कह देना कि इसने क्राइम करा है, इसने मेरे साथ गलत करा है, एलिगेशंस लगाना इज समथिंग व्हिच इज नॉट सफिशिएंट। इंडिया में जो ये प्रोसिक्यूशन है मस्ट प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन साइड है जिसने एलिगेशंस लगाए हैं उन्हें रीजनेबल डाउट से ज्यादा मतलब इतने अच्छे से प्रूव करना होता है कि भाई ये पर्सन पूरी तरह से गिल्टी है, कि कोई डाउट ना रहे जज के माइंड में, ठीक है। सो जजेस मस्ट बी कन्विंस्ड दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी विद हाई सर्टेनिटी, यानी किसी भी तरीके से डाउट नहीं आना चाहिए, जो पर्सन है उसे अगर गिल्टी डिक्लेयर करवाना है जज के द्वारा तो जज को अच्छे तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा, एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे कि ये पर्सन एक्चुअली में गिल्टी है। और इसी को गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल माना जाता है क्रिमिनल लॉ का, ठीक है, क्योंकि हम पहले ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है, ठीक है। और अगर प्रोसिक्यूशन है उसने एलिगेशंस लगाई है तो उसे रीजनेबल डाउट, हाई स्टैंडर्ड्स के प्रूफ दिखाने पड़ते हैं जज को, ताकि जज कन्विंस हो जाए कि एक्चुअली में ये पर्सन गिल्टी है, ठीक है। एंड व्हाई मोस्ट अक्यूज डू नॉट लीड डिफेंस एविडेंस। अब देखो यार इंडिया में यही होता है कि जिसके साथ गलत हुआ है ना उसे प्रूफ करना पड़ता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत करा है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी है जहां पे जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगे होते हैं वो प्रूफ करे कि भाई वो डिफेंस एविडेंस दिखाए कि यार हमने जो है वो गलत नहीं करा है। समझ रहे हो आप मेरी बात। सो सिंस द प्रोसिक्यूशन बियर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो प्रोसिक्यूशन के पास होता है, और बहुत सारे अक्यूज जो है उनको डिफेंस एविडेंस नहीं दिखाना होता, कि अक्यूज को नहीं बताना होता कि भाई उन्होंने क्राइम नहीं करा, बल्कि प्रोसिक्यूशन को बताना होता है कि भाई उन्होंने क्राइम करा है, राइट, अक्यूज ने क्राइम करा है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड रिवर्स ऑनेस्ट क्लॉज, रिवर्स ऑनेस्ट का मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। देखो वैसे तो एक गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल है हमारे क्रिमिनल लॉ का कि किसके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ ये है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि प्रोसिक्यूशन
को बताना पड़ेगा कि इस पर्सन ने क्राइम करा है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उस पर्सन को इनोसेंट की जगह हम गिल्टी ही मानते हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन से अक्यूज के पास आ जाता है। सिमिलरली आप समझो ना यार, एक बार प्रोसिक्यूशन ने बता दिया कि इस पर्सन ने एविडेंसेस दिखा दिए कि इस पर्सन ने क्राइम करा है, सारे एविडेंसेस प्रेजेंट कर लिए, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास शिफ्ट हो गया? अब अक्यूज के पास आ गया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने तो एविडेंस दिखा दिया ना, तो अब दूसरी साइड वाले बताएंगे कि हमने क्राइम जो है नहीं करा है। तो रिवर्स ऑनेस्ट जो ये प्रोविजन है, शिफ्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अक्यूज वंस द प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिशेस सर्टेन फैक्ट्स। और अक्यूज जो है फिर उन्हें बताना होता है कि भाई हम इनोसेंट है, उन्हें अपने आप को प्रूव करना होता है। अभी रिवर्स ऑनेस्ट भी जो है भाई इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन कब होता है? जब कुछ ऐसे लॉज होते हैं एक्सप्लिसिट स्टैच्यू, यानी कि जब लॉ बोलता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे है, अक्यूज को ही पहले बताना होगा, या फिर अपील अगेंस्ट लोअर कोर्ट। अब सपोज रोहन और मोहन के बीच में केस हुआ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रोहन को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब वो बाद में अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को अभी तक गिल्टी ही देखेगा। वैसे क्या है कि भाई उस पर्सन को इनोसेंट माना जाएगा, लेकिन जब अपील वाले केसेस होते हैं और उसमें अगर कोई गिल्टी डिक्लेयर होता है तो उसे गिल्टी ही माना जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल डाउरी डेथ केसेस। अब देखो डाउरी डेथ के जो केसेस होते हैं इसमें प्राइमा फेसा यानी स्टार्टिंग में ऑन द फेस ऑफ इट हम ऐसा मानते हैं कि जो अक्यूज है, जो पर्सन है वो गिल्टी ही है, उसमें इनोसेंट वाला हमारा अप्लाई नहीं होता। तो की टेक अवेज क्या है? की टेक अवेज इसके ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को बताना होता है कि भाई रीजनेबल डाउट, उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रूफ देने पड़ते कि इस पर्सन ने गिल्टी है, उसने क्राइम करा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे डाउरी डेथ केसेस, जहां पे अक्यूज को प्रूफ करना होता है कि वो इनोसेंट है। और गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए वो काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे होता है, जैसे कि डाउरी डेथ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। देखो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक्ट है। अभी तक हमने वो पढ़ लिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी। अब तीसरे क्रिमिनल लॉ की बात करें तो वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। नाम से पता चल रहा है एविडेंस के बारे में बताता है, ठीक है। सो इट लेज डाउन रूल्स अबाउट हाउ फैक्ट्स इन अ केस कैन बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बताता है कि यार अगर एक केस चल रहा है तो कौन सी चीजें एविडेंस में गिनी जाएगी, कौन सी चीजें एविडेंस में नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। कौन सी चीजों को एविडेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं, और अगर यूज करना है तो किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है। तो एविडेंस एक्ट का पर्पस ये है कि ये जजेस को एक तो हेल्प करते हैं, क्योंकि यार सारी चीजें एविडेंस के बेसिस पे होती है, तो ट्रूथ पता चलता है एविडेंस से, ठीक है। एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, पर्पस क्या है कि यार बर्डन ऑफ प्रूफ, एविडेंस बताता है, जो एविडेंस बताया गया है वो सही है या नहीं, ये सारी चीजें। प्रिंसिपल्स क्या है एविडेंस लॉ के? देखो की प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस लॉ ये है कि एविडेंस जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी एविडेंस है वो आपके मैटर ऑफ हैंड में होना चाहिए, आपके हाथों में होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए। नो हियरसे एविडेंस, कुछ भी बोला, कुछ भी सुना हुआ एविडेंस आप नहीं प्रेजेंट कर सकते। एंड बेस्ट एविडेंस रूल, देखो यार इंडियन कोर्ट्स में बेस्ट एविडेंस रूल चलता है कि जो भी आपके पास सबसे ज्यादा बेस्ट वाला एविडेंस है आप उसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि यार जो भी एविडेंस में कोई इनएक्यूरेसी ना हो जाए, ठीक है, वो सारी चीजें देखता है। अब दो चीजें आती है, एक आता है एडमिशन और दूसरा आता है कन्फेशन। देखो दोनों में क्या अंतर है ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इससे तो मैं कहूंगी लर्न करके जाओ अच्छे से, 100% आएगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। सो एडमिशन एंड कन्फेशन में देखो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये दो चीजों की बात करता है, एक एडमिशन और एक कन्फेशन। जो एडमिशन के रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन 17 से 31 है, और कन्फेशन के रिलेटेड सेक्शन 24 से 30 है। अब एक चीज आप देख सकते हो, सेक्शन 17 से 31 एडमिशन का है, और इसी के बीच जो सेक्शन 24 से 30 है वो कन्फेशन का है। सो एडमिशन जो है ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इट इज अ ब्रॉडर टर्म, क्या है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अब एडमिशन क्या है? देखो एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइंड है। एडमिशन एक स्टेटमेंट है, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी होती है, जो हमें बताता है कि केस में हुआ क्या और कोई रेलेवेंट फैक्ट। और ये सिविल केसेस में होता है, ठीक है। तो सिविल केसेस में अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो पूरे फैक्ट्स बताता है कि ये सारी चीजें हुई, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स है, तो उसे एडमिशन कहते हैं, और ये सिविल में होता है, ठीक है। जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगा है सिविल केस में, ठीक है, जिस पर्सन के पास आरोप लगा है, तो अगर उस वो जो है बताए कि ये सारी चीजें हुई थी, जज साहब ये सारी चीजें हुई थी, रेलेवेंट फैक्ट्स ये है, मैं ऐसे घर जा रहा था, ये प्रॉपर्टी थी, तो वो एडमिशन होता है, ये सिविल केस में होता है। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी। जब कन्फेशन की बात करते हैं तो कन्फेशन जो है ये वो चीज होती है जहां पे क्रिमिनल जो है, जो अक्यूज पर्सन है, वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं गिल्टी हूँ, और ये एडमिशन का ही पार्ट होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि एडमिशन सिविल केस की बात करता है और कन्फेशन जो है ये क्रिमिनल केस की बात करता है, ठीक है। सो इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 24 अंडर एडमिशन,
ठीक है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ एडमिशन है क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ में आता है, जहां पे एक अक्यूज जो अपना क्राइम को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैंने क्राइम करा है। और जस्टिस स्टीफन इनकी डेफिनेशन देते हैं कि जो कन्फेशन है, इट इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विद द क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। तो वही बात जो मैंने आपको बोली, इसी का टेबल बना हुआ है, एग्जाम में आएगा तो आप ये टेबल बना के आएंगे कि कन्फेशन का ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, एडमिशन ब्रॉडर टर्म है, कन्फेशन नैरो टर्म है और ये टाइप ऑफ कन्फेशन है। ये क्रिमिनल लॉ में होता है कन्फेशन और सिविल प्रोसीजिंग में एडमिशन होता है। ठीक है, जब एक अक्यूज अपने गिल्ट को एडमिट करता है तो वो कन्फेशन का पार्ट है। एडमिशन में आप फैक्ट बता रहे होते हो, रेलेवेंट फैक्ट्स बता रहे होते हो। तो एडमिशन जो है, देखो एडमिशन को प्रूफ की तरह नहीं दिया जाता, केस में क्या क्या हुआ रेलेवेंट फैक्ट्स, तो दैट इज एडमिशन। तो ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, लेकिन कन्फेशन तो भाई अक्यूज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसने गिल्ट करा है, तो इसे प्रूफ की तरह माना जाता है। एंड इट इज अगेंस्ट द पर्सन, ऑब्वियसली गोज अगेंस्ट द पर्सन, भाई अपने आप ही वो पर्सन क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये चीज आपको माननी है और ये आप लर्न करेंगे, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, देखो यार कन्फेशन का मतलब ये है कि एक पर्सन जो है उस अक्यूज्ड पर्सन ने अपना गिल्ट को एडमिट करा कि उसने गिल्टी एक्ट करा, उसने अपने क्राइम को एक्सेप्ट करा। लेकिन अब इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहला कन्फेशन जो है ये होता है जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन यानी कि भाई एक अक्यूज्ड है, भाई वो ट्रायल में है, कोर्ट के सामने, जज के सामने उसने बोल दिया कि भाई हाँ मैंने ये गुनाह करा है एंड आई एम गिल्टी ऑफ दिस एक्ट। तो वो होगा जुडिशियल एक्शन कि मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और इन अ कोर्ट लीगल प्रोसीडिंग में, जब उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने क्राइम करा है। ठीक है, बट कन्फेशन जो होता है ना, ये हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए और फिट्स मेंटल स्टेट। अगर एक पर्सन ड्रंक है, ठीक है, साउंड माइंड उसका है नहीं और फिट मेंटल स्टेट नहीं है या फोर्सफुली उससे कराया जा रहा है, तो वो कन्फेशन हम कंक्लूसिव प्रूफ की तरह नहीं लेते हैं। फिर होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि यार एक ऐसा कन्फेशन जो कोर्ट के बाहर करा गया है, किसी और पर्सन, जज या मजिस्ट्रेट से नहीं, लेकिन किसी और पर्सन से करा जा रहा है कि भाई आपने जो है भगवान से प्रेयर करी और आपकी कन्वर्सेशन किसी और ने सुन ली कि भाई इस पर्सन ने तो ये क्राइम करा है, या आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा वेंट आउट करने के लिए सारी चीजें, ठीक है, या रिलेटिव को लिख दिया कि यार मुझसे गलती हो गई, तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आता है। अब एक केस है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें अक्यूज जो है उसने बहुत ज्यादा तेज तेज कहा, आई हैव फिनिश्ड हर एंड विद हर डेली क्वारल्स आफ्टर मर्डरिंग हिज डॉटर इन लॉ। ठीक है, उन्होंने अपनी बहू को मार दिया और इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे, तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में गिना जाएगा। लेकिन की पॉइंट याद रखना कि जो कन्फेशन होता है वो फ्री होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, ठीक है, एंड फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। तो देखो जुडिशियल कन्फेशन यानी कोर्ट में करा गया कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी कि आउटसाइड कोर्ट। अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी स्टेटमेंट मेड बाय पीपल हु कांट बी कॉल्ड विटनेस। सिंपल बात ये है, डाइंग डिक्लेरेशन बहुत सारी मूवीज देखी होगी, ठीक है, जैसे मेरे को इसमें एक मूवी याद आती सिम्बा, राइट। तो उसमें क्या देखा था कि यार एक पर्सन थी या फिर कोई पर्सन जो डेथ बेड पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट मरने वाला है, उसके साथ कोई गलत हुआ है, तो जो वो पर्सन अपना क्राइम बताता है कि यार इस पर्सन ने क्राइम करा है, वो होता है डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन को एक एविडेंस की तरह, एक प्रूफ की तरह ही देखा जाता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु नोज दे आर अबाउट टू डाई। ठीक है, कि एक पर्सन जो है वो डेथ बेड पे है, उन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं और वो बताते हैं कि क्या क्राइम हुआ था, किसने करा था और उनकी डेथ क्यों हो रही है। और ये जो स्टेटमेंट्स है इसे प्रूफ की तरह लिया जाता है, क्योंकि यार एक जनरल बिलीफ है, अ डाइंग पर्सन डू नॉट लाई। ठीक है, अगर एक पर्सन जो है उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा। ठीक है, सेक्शन 32 में जो है डाइंग डिक्लेरेशन की बात करी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, ये बताते हैं कि भाई समवन हु इज डेड, ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट्स बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, ठीक है, वो सारी चीजें, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, वो पर्सन बताता है कि उसकी डेथ क्यों हुई, सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ बताता है, वो बताते हैं किसने करा क्राइम, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड की कोर्ट रूल्स, अब देखो यार कोर्ट्स को ना इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है उस पर्सन, जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, वो ट्रू हो, वॉलंटरी हो, फोर्स नहीं होनी चाहिए, थ्रेटन नहीं होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ जो पर्सन है ना फिट स्टेट ऑफ माइंड, फिट स्टेट ऑफ माइंड में मतलब कि बिल्कुल ही अनसाउंड माइंड में नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें देखनी होगी। इंपॉर्टेंट चेक्स बाय द कोर्ट ये है कि भाई जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड। अब देखो फिट स्टेट ऑफ माइंड, कितनी फिट स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज ऑब्वियसली इफ अ पर्सन इज ऑन डेथ बेड तो वो पूरी तरह से तो फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, कॉमन सेंस, बट इतना फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए कि यार वो पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाए कि किसने उन्हें हार्म करा है। ठीक है, वॉलेंट्री होना चाहिए, विदाउट इन्फ्लुएंस वो डिक्लेरेशन होना चाहिए, एंड अगर वो सच होगा तो डेफिनेटली वो एक सिंगल प्रूफ ही काफी है कन्विक्शन के लिए। इसमें केसेस आते हैं जैसे के आर रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
ठीक है। और कोर्ट ने उसमें बोला था कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है डेफिनेटली एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 32 और ये स्ट्रिक्टली लिया जाता है, स्ट्रिक्ट प्रूफ की तरह लिया जाता है। आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु भी इसी चीज की बात कर रहे हैं। तो इजी मेमोरी टिप जो अगर मैं दूं तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है लास्ट ऑनेस्ट वर्ड होते हैं। इसे में चेक करना होता है कि वो फ्री, ट्रू और वॉलेंट्री है, फिट स्टेट ऑफ माइंड में है तो कन्विक्शन हो सकता है बिना किसी अदर एविडेंस के बेसिस पे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो ए जो है एक एलिग्ड ऑफेंडर है, उसने रेप करा, ऐसे उस पे बेसिकली एलिगेशन रखा है। और जब वो पुलिस रिमांड में था तो उसे चेस्ट में पेन हो रहा था और उसने एडमिट कर लिया था कि उसने जो है ये क्राइम करा था। तो ये किस तरह का कन्फेशन है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने मजिस्ट्रेट या कोर्ट के बाहर जो भी कन्फेशन होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड, विजय इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड। विजय जो है अक्यूज, उस पर एलिगेशंस लगे हैं कि उसने अपने फ्रेंड अजय का मर्डर करा है। अब विजय जो है हु वाज मिसिंग सिंस द डेथ ऑफ अजय, ठीक है, जब से अजय जो है उसने मारा है, बेसिकली विजय ने अजय को जब से मारा है तो वो गायब है तब से। ठीक है। और उसने बहुत ज्यादा जो है लिकर पी ली, अल्कोहल पी ली और उसके बाद जो है उसने अपना कन्फेशन दे दिया क्राइम का। तो क्या ये कन्फेशन में गिना जाएगा? तो डेफिनेटली नहीं गिना जाएगा, क्योंकि कन्फेशन के लिए नेसेसरी है कि वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में दिया गया हो। अभी हमने पढ़ा। ठीक है। फिर डाइंग डिक्लेरेशन के रिलेटेड केसेस वगैरह भी किया रेडी, आर मनी केस, और पूरा अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। और ये वाला केस अभी हम देखते हैं। एक्स वॉज कन्विक्टेड, अब ये आया था सीबीएसई ने क्वेश्चन में पूछा था। एक्स वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी फॉर हैविंग कमिटेड क्राइम ऑफ मर्डर ऑफ हिज वाइफ वाई। ठीक है। तो उसने अपनी वाइफ का मर्डर करा, वाई का। अब ट्रायल कोर्ट में था, डाइंग डिक्लेरेशन दी गई वाई के द्वारा कि इसने करा है। तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड है? क्या कैन अक्यूज बी कन्विक्टेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? तो डेफिनेटली करा जा सकता है। ठीक है। तो ये लिख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्राइम इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट होल सोसाइटी एंड एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ द डे। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्राइम जो होता है सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन एक होल सोसाइटी को इफेक्ट करता है। और इसमें आप एक्टस रियस, मेंस रिया, ये सारी चीजें बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ क्राइम बताएंगे। ठीक है। ये बताना एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम लिखा है ना, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो वो बताएंगे। ठीक है। हो सकता है आज वीडियो में ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छे से ना आए, और एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के बोल रही हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन मेंस रिया एज एन एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि मेंस रिया जो है, जब हम बात करते हैं तो मेंस रिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जब केस होता है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में मेंस रिया को नहीं देखा जाता। और इसमें हमने कौन सा करा था? मेयर हंस जॉर्ज केस, अभी वो वाला सेम आपको लिखना है। तो ये 6 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, ये भी डिस्कस हो गए चैप्टर के बाद। और हमारा जो क्वेश्चन जो शायद आप भूल गए होंगे, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा या नहीं लिखा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ कि अर्जुन ने एक एक्सपेंसिव पेन लिखा जो अजितेश का था, तो क्या ये थेफ्ट है या नहीं? तो इसका आंसर है ये थेफ्ट है। अब क्यों थेफ्ट है ये बताती हूँ, और गिल्टी क्यों है। देखो यार, इसमें लिखा हुआ है वर्ड ग्रीड, तो ग्रीड हमें बताता है कि उसका गिल्टी इंटेंशन था, यानी कि मेंस रिया तो प्रेजेंट है। और दूसरी चीज बताता है ही हाइड द पेन। ठीक है। अब वो पेन जो डेस्क पे रखा था अजितेश के, वो वहां से उस मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करता है और हाइड करता है कबर्ड में। तो डेफिनेटली उसने आउट ऑफ अ पोजेशन कर लिया, तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि उसका गिल्टी एक्ट यानी एक्टस रियस भी है, तो क्राइम तो हो गया अंडर सेक्शन 378, थेफ्ट है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम ये बताओ कि उसने हाइड करा बट वो तो भूल गया ना कबर्ड में। यार देखो, कबर्ड में भूल गया या भूल गया इज नॉट एन इशू, बट उसने आउट ऑफ अ पोजेशन तो कर लिया ना, अजितेश की डेस्क से तो हटा लिया ना, तो थेफ्ट होगा। ठीक है। और इसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट 3 साल की जेल या फिर फाइन, और कुछ केसेस में दोनों मिल सकता है। अब इसका कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यार देखो, अगली वीडियो ह्यूमन राइट्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि ह्यूमन राइट्स लाऊं। ठीक है। क्योंकि उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा हाई है, केस बेस्ड क्वेश्चंस उस पे आते हैं। वैसे हाफ ईयरली मैराथन लाऊंगी जो सारे चैप्टर्स को कवर करेगा, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। बट ये जो हैवी वेटेड चैप्टर है जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं पहले ला रही हूँ। कुछ माइनर चैप्टर जैसे लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकी वेटेज बहुत कम है, तो मैं इन्हें लास्ट में ही लाऊंगी। ठीक है। एंड यार देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करो। ठीक है। सब्सक्राइब करो। कमेंट क्या करना है, कमेंट करो कि यार ये जो क्वेश्चंस ऊपर वाले दिए हैं उसके आंसर लिखो, फटाफट से पिन कर दूंगी। ठीक है। एंड शेयर करो। थैंक यू गाइस।